प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कार्नोट। ठीक है, कार्नोट या फिर कहिए हीट इंजन या फिर कहिए कार्नोट इंजन। ठीक है, दोनों बाय द वे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कार्नोट इंजन हमारा एक 100% आइडल हीट इंजन है, आप ऐसा कह सकते हैं। वो कैसे काम कर रहा होगा उसकी कहानी को समझते हैं। हमारा कोई भी इंजन या फिर सिंपली कहें हीट इंजन क्या करता है, हमारा हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है हमारे मैकेनिकल वर्क में, जिस पर बेस्ड आपकी पहले ट्रेन चलती थी और बाकी इंजन भी रन कर रहे होते थे। पहले जो इंजन होते थे दो टाइप के होते थे, जिनमें एक एक मतलब दो टाइप के आप कह सकते हो। पहले जो इंजन चलते थे ट्रेन में कोयल बर्न करते रहते थे, वो एक्सटर्नल कंबशन होता था, मतलब बाहर कंबशन करते थे और उसको उसके एनर्जी को फिर इस्तेमाल करते थे। वो बहुत ही लेस एफिशिएंट सिस्टम था, जिसकी एफिशिएंसी वाज लेस देन 20%। एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए दूसरा इंजन लाया गया जिसका नाम दिया गया इंटरनल कंबशन इंजन, जो कि आजकल हमारे पेट्रोल डीजल पर काम करने वाली सारी गाड़ियां हैं। ठीक, ओके सर जी। अब ये काम कैसे करता है, कैसे हम अपनी हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं वर्क में, आइए समझते हैं इसकी वर्किंग को। मैंने तीन स्टैंड लिए। मैंने एक पिस्टन ली, दिस इज माय पिस्टन विच, और इस पिस्टन को इंस्टॉल कर दिया किसके अंदर, एक सिलेंडर के अंदर, जिसके अंदर आपकी आइडल गैस भरी हुई है। इसके अंदर आइडल गैस है, ये आपकी पिस्टन पूरी तरह फिक्स कर दिया इसके अंदर। ठीक है, ये मूव कर सकती है बस ऐसे ही, लेकिन हीट या किसी भी चीज का एनर्जी का फ्लो इसमें से पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये जो नीचे वाली सरफेस है इसको मैंने पूरी तरह कंडक्टिंग बनाया, मतलब जिस सरफेस के ऊपर रखेंगे वैसी ही सरफेस ही एब्जॉर्ब, वही टेम्परेचर गेन करना शुरू कर देगी। मतलब यहां से एनर्जी गेन कर सकती है, लेकिन यहाँ पर सरफेस आपकी कंप्लीटली इंसुलेटिंग कही है या एडियाबैटिक है। ठीक है, ओके सर। तो मैंने बेटा तीन स्टैंड बनाए हैं, इधर देखिए जरा। एक स्टैंड ये वाला आपका, ये वाला पोर्शन आपका सोर्स कह दे रहा हूं मैं, इसका नाम मैं कह देता हूं दिस इज सोर्स। दिस इज आपका एडियाबैटिक या फिर इंसुलेटेड स्टैंड, और ये आपका है सिंक। ठीक है प्यारा बच्चा, ओके सर जी। तो बालक, मैंने इसको बनाया है आपका सोर्स। मैंने क्या किया, सोर्स वो जगह है बेटा जहां पर आपका फ्यूल बर्न हो रहा है। सोर्स वो जगह है जहां पर आपका फ्यूल बर्न हो रहा है, फ्यूल को आप जला रहे हैं, जहां का टेम्परेचर अच्छा खासा रहेगा। लेट इट बी इट्स टेम्परेचर T1। इसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूं T1 है। ठीक है, ओके सर जी। यहाँ पर आपका फ्यूल बर्न हो रहा है, और याद रहे आपका सिंक और सोर्स दोनों की थर्मल कैपेसिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। आइडियली तो हम कहेंगे कि इनफाइनाइट होनी चाहिए, पर इनफाइनाइट नाम की कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। हम कोशिश करते हैं कि थर्मल कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। थर्मल कैपेसिटी ज्यादा होने का मतलब ये है, अगर आपकी गैस जो इसके अंदर आइडल गैस भरी हुई है ये कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लेती है या फिर कुछ हीट इजेक्ट कर देती है इसके अंदर, तो उस केस में आपका जो सोर्स है या सिंक का उसके टेम्परेचर पर कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ठीक, ओके सर। तो प्यारा बच्चा, यहां से हीट Q1 हीट है इसके पास, ये दे रहा है सिस्टम को, और आपका इसका टेम्परेचर T1 है। जैसे ही आपने पिस्टन को लाके रखा यहाँ पर, ठीक है, और पिस्टन को आप समझ लीजिए कनेक्टेड है किसी एक व्हील से, कनेक्टेड है व्हील से। तो पिस्टन आपकी क्या होगी, तुरंत यहाँ पर भरी हुई है आइडल गैस। आइडल गैस जैसे ही टेम्परेचर गेन करेगी, आइडल गैस आपकी एक्सपेंड होने शुरू होगी, कनेक्टेड है यहाँ से, तो व्हील आपका रोटेट होना स्टार्ट होगा। ठीक, व्हील आपका रोटेट होने लगा, उसका कुछ इनर्शिया भी होगा तो रोटेट होना चाहेगा। इनर्शिया से आपने बाहर निकाल दिया उसकी कहानी। अब ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। ठीक है, जैसे ही यह थोड़ा सा कुछ हद तक एक्सपेंड हुआ, अब ये एक्सपेंशन जो होगा किस तरह का होगा, हमने इसके अंदर आइडल गैस फिल किया और हमने पिस्टन इस तरह डिजाइन किया कि इट इज फ्री टू मूव, ये फ्रीली मूव कर सकता है। एंड वी आर अलाउइंग गैस टू एक्सपेंड, कोई हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर वगैरह नहीं रख रहे हैं। ठीक, तो गैस जैसे ही आपकी हीट होने से वो एक्सपेंड होना शुरू होगी, फैलती चली गई। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ा तो गैस फैलती चली गई। टेम्परेचर हमने सेम रखा, तो हमने कहा, तो टेम्परेचर कितना रखा, जितना इसका टेम्परेचर वही इसका टेम्परेचर T1। ठीक है, इस प्रोसेस को हमने कहा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि आइसोथर्मल मतलब आपने टेम्परेचर को चेंज होने नहीं दिया है। हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जितनी भी आप हीट दे रहे हैं वो दो काम में इस्तेमाल होगी। एक तो वर्क डन में, वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, वर्क डन का मतलब वर्क डन बाय द गैस, फिजिक्स में जो हम पढ़ रहे होते हैं P इंटू डेल्टा V। मतलब अगर आपकी एक्सपेंड हो रही है गैस तो वर्क डन बाय द गैस है, अगर ये कंप्रेस हो रही है तो वर्क डन ऑन द गैस है। गेट योर पॉइंट।
ओके सर, तो वर्क डन बाय द गैस को हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं, जबकि केमिस्ट्री में कुछ चीजें आपकी नेगेटिव हो जाती हैं, ये आप जानते हैं अच्छे से। क्लियर? तो ये एक्सपेंशन की फिनोमेना चल ही रहा था, हमने इसको उठा करके यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर मतलब एक इंसुलेटेड स्टैंड पर, दिस इज इंसुलेटेड स्टैंड, ये एक इंसुलेटेड स्टैंड है, जिसे आप बोल सकते हैं कि अब आपका हीट का एक्सचेंज पूरी तरह से बंद हो चुका है, बट स्टिल इट इज एक्सपेंडिंग, ये कुछ हद तक फिर भी एक्सपेंड हो रही है। टेम्परेचर कितना है आपका, यहाँ पर T1 था, यहाँ पर अभी भी T1 है और एक्सपेंड हो जा रही है। अब जो टेम्परेचर की कहानी हो रही है वो कैसी होगी, क्योंकि हीट का एक्सचेंज पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है, बाहर से हीट अंदर नहीं जा सकती, अंदर की हीट बाहर नहीं आ सकती। तो क्या हो रहा होगा, जितनी इसके पास हीट थी उसी का, अब हमें वही अगेन फिर से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस्तेमाल कीजिए, जितनी आप उसको हीट दे रहे हैं ये दो चीजों में इस्तेमाल हो रही होगी। एक आपका इसका क्या बोलते हैं वर्क डन करने में, इसका वॉल्यूम बढ़ाने या घटाने में, और दूसरी इसके इंटरनल एनर्जी में बढ़ा। अभी आपने हीट दी ही नहीं बट स्टिल इट इज एक्सपेंडिंग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर सीधा सा ये है, इसकी जो खुद की इंटरनल एनर्जी है वो घट रही होगी, और वो इंटरनल एनर्जी कुछ हद तक कन्वर्ट हो रही होगी वर्क डन में। ये काम बिल्कुल हम डे टू डे लाइफ में भी कभी कभी आप प्रैक्टिस करते हैं। अगर सडनली कोई टायर फट जाए, टायर के अंदर अच्छे खासे प्रेशर पर आपकी गैस रहती है, वो फट जाए तो क्या होता है, गैस को जगह मिल जाती है एक्सपेंड होने की। जैसे ही गैस एक्सपेंड होती है तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तुरंत डाउन होता है, वहां पर ठंडा हो जाता है एनवायरमेंट। ठीक है, ऐसी ही कुछ कहानी कह सकते हो आप, ऐसे कुछ हो कि गैस एक्सपेंड हो रही है, ठंडा होने का मतलब क्या भाई, ज्यादा हीट का मतलब उसके पास ज्यादा इंटरनल एनर्जी है, ज्यादा टेम्परेचर का मतलब, टेम्परेचर डाउन होने का मतलब क्या, उसकी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया गया किसमें, वर्क डन में, उसको एक्सपेंड करने में। तो यहां पर जो आपके एक्सपेंशन हो रहे हैं, इट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इनके वर्क डन के फॉर्मूला क्या क्या रहेंगे, वी विल स्टडी। ठीक है, ओके सर। तो प्यारा बच्चा, अब एक्सपेंशन जो हो रहा है वो कैसा आ रहा है, T1 से टेम्परेचर पर हम पहुंच चुके हैं T2 पर। ठीक है, यहां पर हम T1 थे, ठीक है, और टेम्परेचर पर पहुंच चुके हैं T2 पर। और क्या कहानी हो रही है T2 पर, कब, जिसके एंड पर, इसके एट द एंड ऑफ दिस। ठीक है, ओके सर। तो प्यारे बच्चे, जैसे ही हम टेम्परेचर आपका घटेगा और हमारा एडियाबैटिक आपका एक्सपेंशन हो रहा होगा, टेम्परेचर उतना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, टेम्परेचर में थोड़ा बहुत एक्सपेंड होगा। तुरंत ही हमने क्या किया इसके अंदर, फिर भी भाई हमने एक हीटेड ऑब्जेक्ट से लेके आए थे यहाँ पर ही। ठीक है, ये अभी भी एक्सपेंड हो गया थोड़ी बहुत। ठीक, ओके सर। अब रख दिया हमने इसको सिंक के ऊपर। सिंक का क्या मतलब है, वो जगह जहां पर टेम्परेचर कम है एज कंपेयर टू सोर्स। तो अब क्या होगा, ये चाहेगी गैस, अब कैसी है, कंडक्टिंग सरफेस, नीचे से कंडक्टिंग, ये भी आपका कैसा है, कंडक्टिंग। अब ये इसके पास जो हीट है वो उसको एजेक्ट करना चाहिए, अब निकल जाएगी। ये आपकी अच्छी खासी थर्मल कैपेसिटी का है आपका सिंक। सिंक क्या है, अगर हम देखें डे टू डे लाइफ में, सिंक हमारा एनवायरमेंट है। बिल्कुल वही कहानी हमारी जो गाड़ी है, स्कूटी, बाइक, व्हाटएवर कार, जो भी आपके पेट्रोल या डीजल पर रन कर रही है, तो यहाँ इसका साइलेंसर जो है वो जो हीट इजेक्ट करता है वही काम हो रहा है। ठीक है बच्चा, यहां से आपका जो हीट, इसके पास जितनी भी हीट निकाल सकती है कुछ मोमेंट देर के लिए हीट इजेक्ट करे। क्यों, क्योंकि इसकी थर्मल कैपेसिटी काफी ज्यादा है, और जितना भी टेम्परेचर है, ये अगर इसका टेम्परेचर T2 था तो ये भी कहेगा टेम्परेचर T2 पर लेकर आइए इसको। इसका टेम्परेचर T1, यहाँ पर कुछ हद तक आपका एक्सपेंड होगी वो, बट कैसी हो रही होगी, टेम्परेचर जो भी है बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाला आपका, कैसा एडियाबैटिक चेंज होगा। इसके बाद टेम्परेचर T2 पर सेट हो, क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना है बाहर का एनवायरमेंट का, T2 ही है। वो कहेगा जैसा मेरा टेम्परेचर वैसा हो जाइए। क्यों, आई एम अलाउइंग यू टू कंडक्ट, आपको कंडक्ट करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। बात समझ में आई, यहां तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। जैसे ही इसका टेम्परेचर T2 हुआ, फिर से उठा करके यहां पर रख दिया, और क्या हो रही थी, टेम्परेचर आपका आपका हीट बाहर थ्रो कर रहे हो, हीट को निकाल रहे हो। ठीक है, हीट निकल रही है आपकी, टेम्परेचर आपका कितना फिक्स है, T2 टेम्परेचर है, हीट निकालते जा रहे हो, आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। तो आपकी जो हीट निकल रही है वो कहां से निकल रही होगी, वर्क डन के द्वारा। कौन कर रहा होगा उस वर्क डन को, तो गैस कर रही होगी, इसको कंप्रेस कर रही होगी, कंप्रेस करते करते हीट निकल रही है, वॉल्यूम घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो ये कैसा प्रोसेस है, दिस इज कंप्रेशन, बट हाउ, इट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। यहां सिंक के ऊपर बैठ करके इसका क्या काम हो रहा है, इसका काम हो रहा है, दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन।
गेट योर पॉइंट? आई थिंक ये बात समझ में आ गई है। इसके बाद क्या हुआ बेटा, आप जैसे आइसोथर्मल कंप्रेस हो रही थी, आपने उठा करके फिर से इसके ऊपर रख दिया। अभी क्या कहानी है, कंप्रेस तो हो रही है बिकॉज ऑफ इनर्शिया का भी फैक्टर रहेगा इसमें, व्हील जो घूम रहा है वो भी कहेगा चलो भाई कंप्रेस हो। जैसे ही वो कंप्रेस होगी, अब कैसी, अब हीट एक्सचेंज होने होगी बंद। अब कंप्रेस हो रही है लेकिन किस में, क्या कहानी है, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। फिर से आपका वही, ठीक है, ये हो चुका आपका पूरा साइकिल। इसमें जितना भी वर्क डन हो रहा होगा, जो हमने कल ब्लॉक डायग्राम से बात समझी थी, हमने ये समझा था कि हमारी जितनी हीट हमने यहाँ से ली, इतने हीट Q1 ली यहाँ से, ठीक है, उसके ऊपर कंप्रेशन और अब यहाँ से एक्सपेंशन हुआ, यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ, यहाँ पर कंप्रेशन हुआ, यहाँ पर कंप्रेशन हुआ, और यहाँ जो कंप्रेशन हो रहा है Q1 हीट में से Q2 हीट बाहर निकाल दी, बची कुची जो है वो किस में हो गई, उस पिस्टन को, अब जिसमें आपने आइडल गैस भरी हुई है, इस पिस्टन को मूव कराने के लिए। मूवमेंट का मतलब क्या, आपका मैकेनिकल वर्क कराने, और यही तो हमारा मोटो था, यही हमारा पर्पस था कि हमें आपका क्या करना था, मैकेनिकल वर्क कराना था किसी तरह से। और हमने देखा था एफिशिएंसी क्या है भाई, एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। हमारा आउटपुट, हमारा यूजफुल जो काम है, डिजायरेबल वर्क क्या है, हम चाहते हैं हमारा पिस्टन मूव करे, ठीक है। फर्दर आप जब इंजीनियरिंग की क्लासेस करेंगे, तो अगर आपने मैकेनिकल ब्रांच लोगे तो आपको फर्दर चीजें समझ में आएंगी, कैसे आपका एक्चुअली ये पिस्टन और ये 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन वगैरह वगैरह क्या चीजें होती हैं, आप लोग इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे ऑन हायर, इन हायर क्लासेस, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही समझते हैं कि हमारा ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसमें कितना वर्क डन हो रहा है, उस वर्क डन को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमारे लिए जरूरी है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ हमें आना चाहिए, जो कि मैंने आपके लास्ट क्लासेस में कुछ हद तक डिस्कस किया था कि अगर हमारा प्रोसेस आइसोथर्मल है तो क्या होगा, आइसोबारिक है तो क्या होगा, आइसोकोरिक है तो क्या होगा, एडियाबैटिक है तो कैसे पूरा होगा, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि हमारी कोई गैस फील्ड है, वो एक आपकी आइडल गैस है इसके अंदर यहाँ पर, क्योंकि कार्नोट इंजन प्रैक्टिकली नहीं होता है, ये 100% आइडल कहानी है, ठीक है। उसी के तर्ज पर जो हमने कल एफिशिएंसी के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, एक बार फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूं। हमारी एफिशिएंसी क्या होती है, हमारी कितनी आउटपुट मिल रही है और आपने इनपुट कितनी दी। आपको यहाँ पर इधर आपका जहाँ सोर्स था, आपको अपना फ्यूल बर्न करना पड़ रहा है, आपका पेट्रोल या डीजल बर्न हो रहा है, Q1 एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है, Q1 हीट वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें से कुछ हद तक हीट किस लिए, इसको वर्क कराने के लिए, इसको वर्क कराने के लिए, इसको एक्सपेंड करने के लिए। और बची कुची हीट कहाँ फेंक दिया आपने, बाहर, यहाँ पर, कहाँ पर, जहां पर टेम्परेचर T2 था, यहाँ पर टेम्परेचर कितना था, T1 था। तो अगर मैं कहूं आपका जो वर्क डन है कितना हो जाएगा, ये वाली अंदर एनर्जी, ये वाली बाहर फेंक दी, थ्रो कर दिए, तो वर्क डन बचा कुचा कितना हुआ, बचा कुचा वर्क डन हुआ सर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, Q इक्वल टू वर्क डन प्लस आपका इंटर एनर्जी कहता है। बाय द वे अगर यहाँ पर देखें, ये जो एनवायरमेंट में फेंक दी हीट, इसका कोई यूज नहीं है हमारे लिए, इट इज नॉट यूजफुल एट ऑल। तो आपका इनपुट कितना, ये Q1, आउटपुट क्या क्या मिल रहे हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं उस Q1 से, तो वर्क डन किया और दूसरी आपने हीट थ्रो कर दिया आपके एनवायरमेंट में। तो हमारा वर्क डन क्या हो गया, Q1 माइनस Q2, बचा कुछ हमारा वर्क डन। तो वर्क डन अपॉन Q1 आप बोल सकते हो दिस इज आवर एफिशिएंसी, जितनी आपने हीट दी थी, कितना बर्न किया आपने फ्यूल, और जितना उससे काम लिया, ये आपका आउटपुट, ये आपका इनपुट। तो आप कह सकते हो आउटपुट अपॉन इनपुट विल बी इक्वल टू हमारा वर्क डन अपॉन हीट गिवन। ये हेडिंग लगाइए कार्नोट साइकिल, ठीक है। ओके सर जी, एक हमारा स्टैंड, इसको हम थोड़ा सा पिक्चोरियल यहाँ पर दिखा देते हैं, ये आपका स्टैंड या फिर कहिए आप उसका सोर्स है, गर्मा गर्म भभकता हुआ, ठीक। ओके मास्टर, दूसरा आपका इधर आपका ये सिंक है आपका, ओके। सुनिए बालक, यहाँ पर आपने इसको, अपनी गैस को, आइडल गैस को इस सिलेंडर के अंदर क्लोज करके आपने रख दिया इसके ऊपर, यहाँ इसके ऊपर सोर्स के ऊपर। सोर्स क्या है, जहां पर आपके जो फ्यूल हैं वो बर्न हो रहे हैं, हीट कैपेसिटी अच्छी खासी है, आपकी गैस एक्सपेंड होनी शुरू होगी, फैलेगी गैस, यहाँ तक पहुंच जाएगी, ठीक है। ओके सर, आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, आप इसका टेम्परेचर कितना है, हीट थर्मल कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, थर्मल कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो इसका तुरंत ही टेम्परेचर गैस का भी T1 हो चुका है और वो फिक्स हो चुका है, वो वेरी नहीं कर रहा।
अब टेम्परेचर आपका चेंज नहीं कर रहा तो इंटरनल एनर्जी की कहानी क्या, जीरो। जितनी भी हीट दे रहे हो फर्स्ट लॉ से, वो किस में Q1 आपने हीट दी, किस लिए इस्तेमाल हो रही होगी, आपका वर्क डन कराने में। ठीक है, W1 मान लेते हैं, Q1 हीट दी, W1 पूरा पूरा आपका वर्क कराने में आपकी हीट इस्तेमाल हो रही होगी। ठीक, ओके सर जी। आफ्टर दैट हमने इसको पटक दिया है, इसको अब इसको जो आपका सोर्स ये आपका पिस्टन, तो पूरा सिलेंडर उठाकर रख देंगे इसके ऊपर यहाँ पर। जैसे ही ये आपका सेकंड स्टेप में यहाँ पर आया, इधर इधर आपका पिस्टन आपने यहाँ पर, ये आपका सिलेंडर यहाँ पर प्लेस कर दिया। अभी यही आपका सिलेंडर है एज इट इज। सिलेंडर पर आपने पटक दिया। क्या, ठीक है बेटा जी। यस सर। अभी क्या हो रहा होगा, अभी ये एक्सपेंड होने की जगह, हाँ एक्सपेंड हो रहा, तो एक्सपेंड अभी और भी होगा, बट तुरंत जैसे ही आपने एडियाबेटिक वॉल पर रखा इसको एडियाबेटिक वॉल पर रखा, इसमें कुछ हद तक अभी भी एक्सपेंशन होगा, लेकिन हीट का एक्सचेंज हो चुका है पूरी तरह बंद। हीट का एक्सचेंज पूरी तरह से बंद हो चुका है यहाँ पर। ठीक, ओके सर। तो बालक हीट एक्सचेंज जो सेकंड स्टेप है आपका, अगर मैं कहूँ सेकंड स्टेप की कहानी क्या हो रही होगी, सेकंड स्टेप में आपका कैसा हो रहा होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस। और एडियाबेटिक भी कैसा, एडियाबेटिक भी कैसा, एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, ओके सर जी। तो बालक यहाँ पर जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन होना होगा, नो डाउट कुछ टेम्परेचर में भी चेंज होगा, ऑब्वियसली देयर विल बी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक, ओके सर जी। तो बालक टेम्परेचर मान लेते हैं हम, कुछ हद तक टेम्परेचर में चेंज होगा। अच्छा, वर्क डन कितना होता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन में, वर्क डन कितना हो रहा होता है, हमने शायद कल कैलकुलेट भी किया था। वर्क डन जो होता है एडियाबेटिक में कितना होता है, NR, आपका NR T1 - T2 आप कह सकते हो। यस सर नो, PV इक्वल टू NRT, यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज हो ही सकते हैं। एडियाबेटिक में क्या कहानी रहती है, एडियाबेटिक के ध्यान में रखना है, P इंटू V की पावर गामा कॉन्स्टेंट रहता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन में। तो यहाँ जितना भी एनर्जी है, देखिए हीट इक्वल टू होता है हमारा, हीट गिवन इक्वल टू होता है कुछ इंटरनल एनर्जी में इस्तेमाल होगा और कुछ आपका वर्क डन में। तो यहाँ पर हीट गिवन एडियाबेटिक में जीरो है, तो पूरा पूरा आपका वर्क डन आपका किस फॉर्म में हो रहा है, उसकी नेगेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी घट रही होगी, आपका वर्क डन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, साथ में अगर हम चाहें तो हम इसका कर्व भी लेके चल सकते हैं, यहीं से अपना कर्व भी हम लेकर के चल सकते हैं। आपका इसमें अगर देखें, आपका प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व, फर्स्ट केस में आपको प्रेशर वॉल्यूम का कर्व कैसा हो रहा होगा, हमें पता है एरिया अंडर दी प्रेशर वॉल्यूम कर्व कैसा होता है, आपको पता है सर, एक ऑलमोस्ट आपका इस तरह का एसिम्प्टोटिक हाइपरबोला टाइप आप कह सकते हो, इस तरह का है ना, कुछ इस तरह का। और हमारा एडियाबेटिक में कैसा हो रहा था, हमने बताया था वो गामा टाइम्स हो जाता है, थोड़ा सा स्टीप हो जाता है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और मैंने आपको इसके कई सारे क्वेश्चन भी लगवाए हैं। ठीक है, ओके सर। तो कर्व आपका कुछ हद तक ऐसा हो जाए इस फंक्शन में आपका। ठीक है, कर्व हमारा कुछ प्रेशर और वॉल्यूम को अगर मैं कर्व देखूं तो कर्व कुछ ऐसा हो रहा है, वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, प्रेशर आपका घट रहा होगा, वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो आपका वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क डन कहां से आ रहा है, इंटरनल जिसकी घट रही होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है, क्लियर। ओके सर, आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड, थर्ड स्टेप देखते हैं। अभी अब फिर से हमने क्या किया है, वापस इसको, अब इसको हम उठा करके रख देंगे, इस पूरे सिस्टम को हम, इसको कहानी को अब हमारा तीसरे स्टेप में, इसको मैं कॉपी करके नीचे लेकर फेंक देता हूँ। चलिए, क्या बात है, देखो काम कैसे बचाया जा रहा है, देखो बच्चों से सारे डायग्राम बनवाए जाते हैं और देखो खुद को डायग्राम बचाने के लिए कंप्यूटर पढ़ाना शुरू कर दिया। वाह वाह सर वाह, भगवान माफ नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहानी को, कहानी अब क्या हो रही होगी, अब ये पूरा का पूरा रख दिया गया किसके ऊपर, वापस से प्लेस कर दिया गया सर सिंक के ऊपर। ठीक है,
सिंक के ऊपर करने से प्लेस क्या होगा, मैंने आपको बताया ये अच्छी खासी हीट कैपेसिटी है इसकी सिंक की, ठीक है। जितना टेम्परेचर सिंक का होगा खुद का टेम्परेचर भी तुरंत वो वही कर देगी, ठीक है। मतलब टेम्परेचर आपका T2, टेम्परेचर T2। दूसरी बात, इसके अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा हीट है, वर्क तो हो गया जितना होना था, ठीक है। जितनी भी आपकी ये आपकी तुरंत हीट इसको बाहर थ्रो करने, अगर इसका टेम्परेचर या हीट इसकी ज्यादा है गैस के पास, तो टेम्परेचर, भाई कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट रखोगे ठंडे में, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लीजिए या कुछ भी समझिए, ठीक है, तो वो क्या होगा, तुरंत हीट को रिलीज कर रहा होगा। तो यहाँ पर हीट रिलीज कर दी इसने Q2, बिल्कुल वही कहानी जो आपका साइलेंसर कर रहा होता है, ठीक है। वो आपकी जो हीट है उसको रिजेक्ट कर देगा, जाइए भैया। और क्या हो रहा होगा, हीट रिजेक्ट कर रहा होगा, तो आपका प्रोसेस कैसा है, टेम्परेचर T2 मेंटेन रहना है, फिर से आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, लेकिन कौन सा, अब गैस क्या हो रही होगी, कंप्रेस हो रही होगी क्योंकि ठंडी हो रही है। थर्ड प्रोसेस आपका आइसोथर्मल, बट कौन सा, कंप्रेशन। टेम्परेचर कितना, T2 पर, आइसोथर्मल कंप्रेशन। समझ में आई बात, बिल्कुल सर। आपकी गैस जो है एक्सपेंड ना होकर के नीचे की तरफ आ रही होगी, इसका वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घटता ही जा रहा था, सडनली फिर से वापस पटक दी इसके ऊपर, ठीक है बालक। और जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा होगा, फिर से इस यहाँ पर क्या कहानी होगी, डेल्टा T 0 है, डेल्टा T 0 आइसोथर्मल आपका सॉरी कंप्रेशन में आपका डेल्टा T 0 है, तो पूरी की पूरी हीट किस फॉर्म में हो रही है, उसका वॉल्यूम, वर्क डन में आपका वॉल्यूम घटाने में इस्तेमाल हो रही होगी। जितनी हीट वो थ्रो कर रहा है वो किस तरह से, वर्क डन की फॉर्म, हीट को रिजेक्ट कर रहा है, तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। वर्क डन आपका नेगेटिव का मतलब आपका प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है, आपका वॉल्यूम घट रहा होगा। रेडी पॉइंट, ये सर Q2 आपने हीट किया, इतना देखना वर्क डन W को हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस, वापस आपने इसको उठा करके पटक दिया किसके ऊपर, आपके इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर। फोर्थ स्टेप में फिर से इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर आ गए हैं हम लोग, और यहाँ पर फिर से आपका हीट का एक्सचेंज होना हो गया बंद, लेकिन फिर भी कुछ हद तक कंप्रेस हो रही है गैस। तो अब क्या होगा, इसका कंप्रेस हो रही है अभी भी गैस, टेम्परेचर फिर से क्या होगा, आप इसको, आप क्या कर रहे हो, हीट का एक्सचेंज बंद, अब आपका एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक में कंप्रेशन में क्या मतलब, हीट का एक्सचेंज पूरी तरह से बंद। तो अभी भी गैस अगर आपकी कंप्रेस हो रही है, इसका क्या मतलब, वो गैस कंप्रेस हो रही है तो वर्क डन जो हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। अभी क्या कहानी, आप कहेंगे सर Q इक्वल टू U प्लस वर्क डन, तो इक्वल टू 0, हीट तो दी नहीं, तो आपका वॉल्यूम, आपका जो वर्क डन है वो घट रहा है, नेगेटिव हो रहा है। मतलब क्या है, आपकी जो एनर्जी है अभी बढ़ रही है, इंटर एनर्जी फिर से बढ़ रही है, ठीक है। U इक्वल टू, समझ में आई बात, वापस से वही वही कहानी, ठीक है बालक। और फिर से आप वापस इसको, यही साइकिल आपका कंप्लीट होता रहता है। आपने सारा काम आप क्या कर रहे हो, आप पिस्टन को मूव करा रहे हो, पिस्टन जितनी ज्यादा मूव होती रहती है उतना ही साइकिल चलता रहेगा, उतनी कहानी चलती रहेगी। इससे कनेक्टेड आपके व्हील, इससे कनेक्टेड है गियर्स आपके, और जैसे जैसे पिस्टन मूव करती रहेगी वैसे वैसे काम होता रहेगा। जो हमारे कार्नोट साहब ने था, उन्होंने इससे पहले, उन्होंने बहुत बड़ी डिस्कवरी है बेटा अपने अपने फील्ड में, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। ये इंसान जो कार्नोट नाम के इंसान थे, 36 की एज में मर गए, मतलब इनकी डेथ हो गई मेरे ख्याल से शायद ट्यूबरक्लोसिस से, पेरिस के। तो इन्होंने शायद मिलिट्री सर्विसेज को भी इन्होंने सर्व किया था, और 36 की एज में ही चल बसे। इनका योगदान बहुत बड़ा क्यों है, क्यों इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बड़ा है, जब तक लोगों को ये बात ये समझ नहीं आ रही थी, पूरी ताकत से बहुत सारी कंपनियां 1700 के आसपास, 96 इसके आसपास के हैं, ठीक है। तो उस टाइम कंपनियां और भी लोग लगे हुए थे आपके इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने में, कि इंजन की एफिशिएंसी और बढ़ाओ, क्यों नहीं इंजन आपका एफिशिएंट हो पा रहा। तो उन्होंने बताया कि आप कितना ही दम लगा लिए, कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, और एफिशिएंसी भी एक हद तक ही आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि एफिशिएंसी में क्या पड़ा, वर्क डन अपॉन आपकी हीट इनपुट, और वर्क डन कितना है आपका Q1 माइनस Q2। ये तो इन्होंने 100% आइडल के लिए दे दिया है, रियल में तो और भी थोड़ा बहुत और भी चीजें, और भी लॉसेस हो रहे होंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस, अगर आपकी हीट डायरेक्ट टू टेम्परेचर T2 अपॉन T1, ये जो क्वांटिटी कभी भी आपकी जीरो नहीं हो सकती है, T2 अपॉन T1। ना तो बाहर का टेम्परेचर 0 केल्विन हो सकता है, ना ही अंदर का टेम्परेचर इनफाइनाइट हो सकता है। बात समझ में आई, अच्छा। अब इस कर्व से हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझ लेते हैं। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आपके कार्नोट साइकिल में आपका वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो समझ लेते हैं, ठीक है। ओके सर जी, इसमें जो भी कुछ लिखने की इच्छा आपको नोट डाउन करना तो लिख लीजिए बस। ओके,
सुनिए प्यारे बच्चा, जब आपने उसको स्टार्टिंग में कहां पर रखा, आपने सोर्स के ऊपर रखा, तो उस टाइम पर आपका प्रेशर, उसका प्रेशर मैं मान लेता हूँ P1 था, वॉल्यूम V1 था आपकी गैस का, और टेम्परेचर आपका मैं वही मान के चलूं, क्योंकि प्रोसेस आपका होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपने, हम उस कहानी को देखे, हम जो स्टडी स्टेट है उसी की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप जब आपने बाइक स्टार्ट की तब की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं, जो कंटिन्यूसली प्रोसेस हो रहा है तब की बात ही कर रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं इसका टेम्परेचर, चाहे तो आप T1 मान लीजिए, ठीक है, चाहे आप TH मान लीजिए, यानी कि जो आपकी क्या बोल सकते हो आप उसे, सोर्स है, PS मान सकते हैं, लेकिन सोर्स और सिंक दोनों ऐसे बनते हैं, तो हॉटर बॉडी मान सकते हैं, H मान सकते हैं, मैं T1 ही मान लेता हूं। ठीक, ओके सर जी। अब आपकी ये गैस आपकी एक्सपेंड होनी शुरू हुई, किस प्रोसेस से? आइसोथर्मल प्रोसेस से। ठीक, आइसोथर्मल मतलब आपका टेम्परेचर आपका सेम रहा। आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर सेम हुआ, तो ऐसे कुछ कहानी चल पड़ी। यहां पर पहुंचे, ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं होने दिया, टेम्परेचर आपका T1 ही रहा, टेम्परेचर आपका T1 ही रहा। समझ में आई बात? यस मास्टर जी, टेम्परेचर आपका T1 था, लेकिन आपका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो सकता है। बिल्कुल सर, आइसोथर्मल प्रोसेस, आपका प्रेशर हो गया है यहाँ पर P2, वॉल्यूम हो चुका है V2, बट टेम्परेचर आपका T1 ही रहा। ये आपका थर्मल, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की कहानी है। क्लियर? बिल्कुल सर, बात यहां तक समझ में आ गई है। अच्छा, ये हमारा, इसको थर्म, इस यहाँ पर क्या हुआ, पहला वर्क डन हमारा यहीं पर हुआ, इसको मान लेता हूँ वर्क डन W1। ठीक, यस सर। उसके बाद कहानी बढ़ती है आगे, इसके बाद हमने उसको पटक दिया किसके ऊपर? आप कहेंगे सर एक एडियाबैटिक वॉल के ऊपर, जो आपका इंसुलेटेड स्टैंड कर रहे हैं, जिससे आपके हीट का एक्सचेंज होना बंद हो गया पूरी तरह से। ठीक, बिल्कुल ठीक है। उसमें क्या हुआ आपका, अभी भी फर्दर एक्सपेंशन हुआ, जिसको हमने वर्क डन 2 लिया, लेकिन अभी एक्सपेंशन आपका कैसा हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, किस 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 अकॉर्डिंग, किस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग? तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो आपका वर्क डन हुआ है, ये आपका कैसा, आइसोथर्मल। ठीक, यस सर, W1 आपका। दूसरा हुआ आपका एडियाबैटिक, और मैंने बताया था आपको एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका जो कर्व हो रहा है, स्टिप्स हो जाता है काफी, ऐसा कुछ। ठीक है, आपका कर्व कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ इस तरह का। ठीक, एक्सपेंड हो रहा है। ठीक, और मैं मान लेता हूं इसकी कहानी, ये जो आपका वॉल्यूम है और प्रेशर यहाँ पर P3 V3 एंड T, और यहाँ हम यही मान के चल रहे हैं कि इतना एक्सपेंड हो जाएगा लगभग जितना आपका बाहर का टेम्परेचर है। ठीक है, लगभग इतना एक्सपेंड हो जाएगा टेम्परेचर पर, इतना आपका एक्सपेंड होते होते मान लीजिए आप बाहर का टेम्परेचर से कहानी बना लीजिए, तो आपका जब चेंज हो रहा होगा तो टेम्परेचर बदल रहा होगा ऑब्वियसली। तो मैं मान लेता हूँ इसको कितना टेम्परेचर, आपका T2 मान लेता हूँ, जितना सिंक का टेम्परेचर लगभग उतना सही हो जाएगा। समझ में आगे बात? ओके सर जी, यहां पर आप आ चुके हैं, आपका यहां पर क्या चल रहा है, एक्सपेंशन। ठीक है, अभी तक आपके एक्सपेंशन की ही कहानी है, P3 V3 और आपका TC या T कहिए T2 पर पहुंच चुके हैं। ठीक है सर, ओके सर जी। इसके बाद क्या किया आपने, इसको रख दिया सिंक के ऊपर। सिंक क्या करेगा, इसकी हीट को इजेक्ट करेगा। चलो भाई, हीट बाहर निकलो। ठीक, हीट को बाहर निकालेगा कितने टेम्परेचर पर, T2 पर ही। टेम्परेचर आपका सेट हो चुका है, हीट इजेक्ट करोगी तो क्या हो रहा होगा, हीट इजेक्ट हो रही है, टेम्परेचर बदल नहीं रहे। आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में क्या कहानी हो रही है, जब आपकी हीट नहीं निकल रही है तो पूरा पूरा बॉडी किसमें हो रहा है, हीट की फॉर्म में इजेक्ट हो रहा है। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में कैसा रहता है, कर्व जैसा ये वाला बना लगभग लगभग आपका ऐसा सही, लेकिन वॉल्यूम क्या घट रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। टेम्परेचर में चेंज, नो सर, T2 ही रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम में चेंज, यस डेफिनेटली सर, कितना, V4 मान लेते हैं। प्रेशर में चेंज, यस डेफिनेटली सर, P4 मान लेते हैं। ठीक, ओके सर, कहां पर आ चुके हैं हम सिंक के ऊपर बैठे हुए और सिंक में हमने इजेक्ट कर दिया सब चीजें। ठीक है, यस सर जी। उसके बाद फिर से आपने उसको किसके ऊपर रखा, इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर। इंसुलेटेड स्टैंड, लेकिन कंप्रेशन का काम अभी भी चल रहा है, कंप्रेशन का काम चल रहा है। आप गैस को कंप्रेस किए जा रहे हो, हीट को कहीं बाहर नहीं भेज रहे हो, हीट का कोई एक्शन नहीं है, तो पूरी की पूरा वर्क डन आपका कंप्रेस करने, उसको छोटा हो रहा है इसको साइज। यस सर, तो सारा सारा वर्क डन किस में स्टोर हो रहा होगा, आप कहेंगे सारा सारा वर्क डन स्टोर होगा उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा ये, वॉल्यूम आपका घटाएगा, वॉल्यूम घटाएगा तो इधर की तरफ। ये कौन सा कर्व, आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन। फिर से वहीं पहुंच चुके हैं कहानी जहां से हम आए थे। समझ में? ये आपका वर्डन 4, ये आपका वर्डन 3, ये आपका वर्डन 2।
ठीक है सर, हमने देखा था एरिया अंडर दी प्रेशर एंड वॉल्यूम कर्व जो होता है वो हमें बता रहा होता है वर्क डन। एरिया अंडर दी प्रेशर एंड वॉल्यूम कर्व हमें बता रहा होता है वर्क डन कितना हुआ है। ठीक है, ओके सर जी। तो बालक अब एक बात देखिए यहाँ से जरा, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, अगर मैं केवल एक्सपेंशन की बात करूं, मैं पहले येलो कलर से मैं आपको एक्सपेंशन दिखा रहा हूँ, येलो कलर से मैं आपका एक्सपेंशन दिखा रहा हूँ, ये आपका एक्सपेंशन होगा। ऊपर से एक्सपेंशन की अगर बात करूं, वर्क डन एरिया अंडर दिस कर्व, P1 से लेकर आपका P2 से लेकर P3 तक, यहाँ तक क्या होगा, एक्सपेंड हो रही है चीजें। एग्री सर? तो ये जो एरिया है आपका, दिस येलो आपका एरिया, ये क्या होगा, एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव वर्क डन है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जब तक आपका एक्सपेंड होता है हम यहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन लेके जाते हैं, कंप्रेशन को हम नेगेटिव वर्क डन लेके जाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग की ड्यूरिंग, आपका ड्यूरिंग अगर मैं कहूं एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के लिए आपका क्या है, येलो वाला। ठीक, ओके सर जी। अब इसका देखिए, इसके बाद जब हमारी चीज हो रही है कंप्रेस, जब आपका यहां से सिंक के ऊपर से उठा करके इसको वापस लेके, वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, मतलब आपका जहां पर P3 V3 या T2 था, यहां से इसके बाद आपका वॉल्यूम क्या घटने लगा, मतलब ये वाली कहानी क्या है, ये आपका कर्व कैसा रहेगा, नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। ठीक है सर, दिस वर्क विल बी नेगेटिव। तो नेट वर्क डन इन साइकिल में कितना आ जाएगा, जितना येलो वाला हिस्सा बचा है, येलो वाला हिस्सा कितना बचा सर, ऊपर वाला केवल, तो दैट विल बी आवर नेगेटिव वर्क डन। जो येलो वाला पार्ट है, दिस विल बी आवर वर्क डन बाय द गैस, ये हमारी आउटपुट है, दिस इज आवर आउटपुट, ये है आपका वर्क डन। समझ में आ गई? तो एरिया अंडर दिस कर्व, ये जो आपका येलो वाला है, येलो रीजन आपका इंडिकेट कर रहा होगा कितना हमने काम किया है, उससे गैस से कितना काम ले लिया है, उस एक्सपेंशन की वजह से, उस एक्सपेंशन कंप्रेशन दोनों की वजह से। वर्क डन नेगेटिव क्यों आया, बात समझ में आ गई? क्योंकि आपका वॉल्यूम घट रहा है, दोनों ही केस में, W3 में भी W4 में भी। W1 और W2 में क्या हो रहा है, आपका गैस एक्सपेंड हो रही है, जिसको हम लेके चलते हैं कि वर्क डन इज पॉजिटिव। प्रेशर इंटू DV होता है, प्रेशर इंटू DV। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो आपका वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम घट रहा है तो आपका वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो येलो कलर का जो रीजन है, यही हमारा नेट वर्क डन है, नेट वर्क डन, या तो ये हमारा आउटपुट है, नेट वर्क डन है। समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से बात समझ में, इसमें जो भी लिखना है लिख लीजिए। हाँ जी, देखिए ये मैंने अलग अलग इन सब के वर्क डन लिख दिए हैं। वर्क डन आपका जब आइसोथर्मल है, ये रही इक्वेशन। जब आपका एडियाबैटिक है वर्क डन आपका, दिस वन 1/γ-1, ये आपके इक्वेशन सेकंड। और फिर से आपका आइसोथर्मल है, लेकिन इसमें कंप्रेशन है, तो फाइनल टेम्परेचर कितना, V4। यहाँ पर आप V4 आपने लिखा है इस स्टेप पर, और पहले नीचे ये आपका था V3। ठीक है, ओके मास्टर जी। और आपका W4 ये। अगर हमें टोटल वर्क डन लेना है, मुझे तो टोटल नेट वर्क डन निकालना है, तो चारों को ऐड कर लीजिए। नेट वर्क डन आपका कितना हो जाएगा, W1 + W2 + W3 + W4। तो आप देखिए जरा इक्वेशन नंबर 2 को देखिए और इक्वेशन नंबर 4 को देखिए। यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका टेम्परेचर का डिफरेंस लेना आपको, T1 - T2, T1 - T2। इनिशियली आपकी यहाँ पर गैस एक्सपेंड हो रही है, और फोर्थ इक्वेशन देखिए आपकी कंप्रेस हो रही है, बिल्कुल बराबर कहानी, वही कहानी, T1 - T2, यहाँ पर T2 - T1 है। तो जब आप W2 को देखोगे, W2 इज एग्जैक्टली अपोजिट टू W4, नेगेटिव के साइन के साथ, तो W2 से W4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, ओके सर, ठीक, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। तो हमारा नेटवर्क डन कितना बचेगा, W1 + W3 की वजह से। अब W1 में है सर जी टेम्परेचर T1 है, और लोग आपका V2/V1 है, जबकि W3 में आपका V4/V3 है, V4/V3 है। तो अब इसको कैसे सोल्व करें बालक, इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, एक बात समझिए। हमारा जो W4 से W3 से W4 की तरफ आए हैं हम, या फिर आपका वॉल्यूम V2 से V1 या V1 से V2 आ रहे हैं हम, यहाँ पर आपका वॉल्यूम V1 था, यहाँ पर आपका V2 हो गया। ठीक है, यस सर। और यहाँ से आपका V2 से आपका V3 की कहानी है, ऐसे कुछ कहानी हो रही है। ठीक, बिल्कुल सही बात है सर। तो बालक क्या हम किसी भी एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करके कैन वी फाइंड द रिलेशन की, जिससे हमारा V2 V4 रिप्लेस होकर के केवल कुछ ऐसा बन जाए, हमारा कुछ ऐसा बच जाए जो हम इनको V2 और V1 के टर्म्स को भी हटा करके V3 V4 कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स में ले आए। तो आंसर है यस। अब जरा एक स्टेप को देखिए आप, जब आपका शुरुआत का एडियाबैटिक
एडियाबैटिक एक्सपेंशन है उसको देखे जरा, कहां से कहां आ रहे हैं, P2 V2 T1 से हम आए हैं T3 V3 T2 पर। एग्री? यस सर। आपको पता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन के क्या होता है, PV की पावर गामा, ठीक है। या फिर अपार्ट फ्रॉम दिस हम क्या कह देते हैं, TV की पावर गामा -1 बोल देते हैं। बात एक यार, प्रेशर को आप क्या लिख सकते हो, PV इक्वल टू nRT से वॉल्यूम नीचे चल जाएगा, वॉल्यूम के पावर एक घट जाएगी। हाँ ठीक है सर जी। तो मैं यहाँ से T आपका T1 बोल दो इसको मैं, T1 यहाँ पर V2, यहाँ पर स्टार्टिंग के क्या सिचुएशन किए थे, T1 विल बी इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ T2 और V3 की पावर गामा -1। एग्री हो? बोल तो सकते हैं सर जी। यस सर नो? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोला जा सकता है। ठीक, बिल्कुल सही सर जी। तो यहां से अगर हम कुछ सोचें और इसी तरह से, अगर मैं इसी तरह से इन द सिमिलर फैशन अगर मैं देखूं आपका V1 और V4 की कहानी को, दूसरा जो एडियाबैटिक आपका कंप्रेशन हो रहा है, यहां से V4 से कन्वर्ट होकर बन गए हैं, यहां पर पहुंचे हैं, और यहां पर थी कुछ कहानी ऐसी, रेड कलर फिर से रेड हो गया है, ये कहानी थी दिस वन, यहां पर फिर से एडियाबैटिक हो रहा है। तो इसी एडियाबैटिक से आपका मैं क्या लिख सकता हूं, T की पावर 2, सॉरी नॉट T की पावर 2, यहां से मैं इस वाले इक्वेशन लिख सकता हूं आपका T2 V4 की पावर गामा -1 विल बी इक्वल टू T1 V1 गामा -1 लिख सकता हूं। यस सर, गैस एक ही है, गामा सेम ही रहने वाली है आपकी, गैस एक ही है, गामा आपकी सेम ही रहने वाली है। अब इसको लिख सकते हैं T2 V4 की पावर गामा -1 लिख सकते हैं। यस सर। अब जरा इस ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर लेना जरा, तो आपको बचेगा T1 से T1 कट्टम पुट्टा, T2 से T2 कट्टम पुट्टा, तो बचेगा V2 अपॉन V1 की पावर गामा -1 विल बी इक्वल टू V3 अपॉन V4 की पावर गामा -1। एग्री हो सर? मेरे ख्याल से पूरी तरह एग्री हो आप लोग, कहीं कोई डिफिकल्टी? मैं जरा ठीक है सब, ऑल गुड, ऑल गुड। V2 अपॉन V3 ही रहेगा ना, V3, यस सर, V2 अपॉन V1, ठीक है, ठीक, ऑल गुड ना, ऑल गुड जी, जोली गुड जी, जोली गुड। V2 अपॉन V1 विल बी इक्वल टू V3 अपॉन V4, तो यहाँ से हमें V2 अपॉन V1 विल कम आउट टू बी V3 अपॉन V4। एग्री हो सर? तो V3 अपॉन V4 की वैल्यू भी कितनी है, आप कहेंगे सर जी इतनी है जितनी आपकी जो थर्ड वर्क डन है, वहां पर V3 अपॉन V4 की जगह आपको देखे ये रहा था तीसरे वाला वर्ड, इसको आप क्या लिख सकते हो, nRT2 V4 अपॉन V3 है, मतलब आपका V2 अपॉन V1 अपॉन V2 लिख सकते हैं। एग्री हो? बिल्कुल ठीक है सर, V1 अपॉन V2 लिख सकते हैं। ठीक है सर जी। तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, ये V1 V2 का भी झोल हमारा कम हो गया, टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया सर, बैंड बच गई मेरी है, यस मास्टर जी। ठीक है बालक? यस सर जी। तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी nRT1 log V2 अपॉन V1 प्लस nRT2 log V1 अपॉन V2, जो कि इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल आप जानते हो, जैसे रेसिप्रोकल और log की प्रॉपर्टी आपको पता है, अगर रेसिप्रोकल है तो माइनस सिंबल आगे ले जाइए, सेम कर दीजिए। तो आपका ऐसे nR log V2 अपॉन V1, अंदर क्या बचेगा आपका T1 माइनस T2। ओहो, क्या खूबसूरत एक्सप्रेशन लाई है सर, क्या बात है, समझ में आ रही है बात? यस सर जी। तो बालक ये है आपकी सारे के सारे, ये है कहानी, ये है आपकी दुनिया भर का निचोड़ है, ये है। समझ में आ गई चिंटक मिंटक पिंटक? वाह मास्टर जी, समझ में आ गई ये बात। ठीक, ओके सर जी। तो हमारा जो ये है आपका दिस विल बी दिस मच, आपका इतना वर्क डन होगा, मतलब कुल मिलाकर के आपका जो पूरा का पूरा वर्क है, वर्क डन आपका ये है, पूरा पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस पे। यही वजह है, यही वजह है, एक सेकंड, क्लियर? तो यहाँ से सीधा सीधा आपको वर्क डन आपको पता लग रहा है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर डिफरेंस के। आपका जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, सिस्टम आपका उतना ही ज्यादा एफिशिएंट रहेगा, उतना ही वर्क डन ज्यादा हो रहा होगा, जितना बड़ा डिफरेंस होगा इनके बीच में, टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस। ठीक है, लेकिन हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं,
तो ठंडे एरियाज में काम करने वाले लोग पर तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बट कंपेरेटिवली दे आर मोर एफिशिएंट देन अस, ऐसा कह सकते हैं। बाकी मशीन तो आपकी जो इंजन है, फ्यूल इंजन, वो ज्यादा एफिशिएंट वहां पर काम कर रहे होंगे जहां पर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है। ये थोड़ा सा आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे थोड़ा सा एप्लीकेबल होता है। रेफ्रिजरेटर की कहानी अगर देखेंगे आप, तो वहां पर आप देखेंगे रेफ्रिजरेटर जो है आपका कुछ इसी तरह की कहानी कर रहा होता है, ठीक है, कुछ कुछ ऐसी ही कहानी है, ठीक। उसमें आपको हीट को इजेक्ट करके फेंक रहा होगा। आपने देखा होगा हमारी जो सर्किटरी रहती है गर्मियों के दिनों में ज्यादा बर्न होती है, चीजें ज्यादा जल्दी खराब हो जाती हैं, आपकी रीडिंग भी ज्यादा ले रहा होता है ज्यादा। रेफ्रिजरेटर की अगर मैं कहानी बताऊं, रेफ्रिजरेटर में बस ऐसा समझिए कि वो हीट को इजेक्ट करके बाहर फेंक रहा है, हीट को इजेक्ट करके बाहर फेंक रहा है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, अगर इसी एक्सप्रेशन पे देखें, तो उसके लिए कम वर्क करना पड़ेगा, मतलब आपका सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होगा, वर्क तो नहीं करना पड़ेगा, एफिशिएंट ज्यादा सिस्टम होगा। ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम होने का मतलब समझ रहे हो आप, आपका जो आपका हीटर या आपका जो गर्मियों में हीटर नहीं चलाते, सॉरी, आपका रेफ्रिजरेटर, फ्रिज गर्मी हो चाहे सर्दी, सभी मौसम में लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा वही जो आपका फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर जिसमें आप दिन भर घुसे रहते हो, ठीक है, वही आपका फ्रिज या आपका रेफ्रिजरेटर ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा होगा, मतलब कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा होगा सर्दियों के दिनों में। गर्मियों के दिनों में उतना ही काम करने के लिए उसको ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कम है, उतना ही आपको हीट इजेक्ट करके फेंकनी है। टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा कम है, ये वाला टेम्परेचर डिफरेंस, तो आपकी ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ओवर करो, तब जाकर आपकी बर्फ जम रही होगी। बर्फ जम रही होगी, चीजों को ठंडा करना होगा, जो भी उसका काम है। ये सारी इक्विपमेंट के लिए एप्लीकेबल है। बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर, या सिंपल आम भाषा में कहूं तो मैं फ्रिज, ठीक है, जिसमें आप घुसे रहते हो बेवजह, 5-5 मिनट में आप घुसे रहते हो, और मम्मी जिसमें आपको बोलते हो गर्मी के दिनों में बोतल भर के रख दे, ठीक है, पेप्सी, मिरिंडा, कोका कोला, इन सब की जो बोतलें होती हैं उसमें पानी भर के रखते हैं, ठीक है। आम आदमी की जिंदगी, मिडिल मैन की जिंदगी यही होती है सभी की, ठीक है। पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा, जितनी भी 2-2 लीटर, 1-1 लीटर की बोतल आती है, उन्हीं को भर भर के उसमें रखना होता है। ये आपने काम पूरा परफॉर्म किया अगर आप घर रह रहे हैं तो, ठीक है, कोई नहीं बचा हुआ इससे। ओके, तो रेफ्रिजरेटर कैसे काम कर रहा था, आपने उसको एनर्जी दी, कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब वो क्या करेगा, जो आपके सब्सटेंस उसके अंदर रखे हुए हैं, सपोज करो आपने पानी रखा या आइसक्रीम बनाने के लिए रख दिए, मुंह में पानी आ गया और कुछ के, तो आइसक्रीम या पानी के अंदर है टेम्परेचर आपका ठीक ठाक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। अब वो क्या करेगा, उसके अंदर से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा और बाहर फेंकेगा, हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, बाहर फेंकेगा, ठीक है। तो आउटपुट क्या है इसकी, एक्चुअल में आउटपुट क्या है इसकी, आउटपुट है इसका हीट कितनी इजेक्ट कर रहा है बाहर। इसीलिए अगर आपने रेफ्रिजरेटर का भी गौर से देखा उसके डब्बे को, तो उस पर लिखा हुआ भी रहता है कि आप रेफ्रिजरेटर का जो पीछे वाला हिस्सा कहीं ऐसी जगह रखिए जो खुले में वो हीट को एक्सट्रैक्ट कर सके आसानी से, ठीक है। जितना उसको बंद रखें उसकी एफिशिएंसी उतनी घटती चली जाएगी। आप छोटे से रूम में पैक करके रख दीजिए हीटर को, उसको अपने रेफ्रिजरेटर को, तो जहां से हीट एक्सट्रैक्ट ना हो तो आपकी एफिशिएंसी और खराब होती चली जाएगी, रेफ्रिजरेटर हो सकता है खराब हो जाए, ठीक। ओके सर, तो उसका हीट क्या है, जितनी हीट आउटपुट पे है यही आपकी हीट आउटपुट है, यही आपका आउटपुट है। क्या हीट आउटपुट ही आपकी आउटपुट है, जितनी वो बाहर आपका हीट बाहर छोड़ रहा है। इनपुट पर क्या दिया आपने, इलेक्ट्रिकल, बेटा मुक्ता आपका कैमरा बार बार ऑन हो रहा है, ठीक है। इनपुट पर आपने क्या दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने इनपुट पर दी, बाहर हीट जितनी एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो आपकी आउटपुट है। समझ में आ गई बात? सर, और इस चीज को बिल्कुल नहीं सोचना है, इस चीज को अगर कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए क्या रेफ्रिजरेटर उल्टा काम कर रहा है, उल्टा मतलब जनरली हमने देखा हीट फ्लो होती है हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, लिख दे तो यहाँ तो कहानी उल्टी है, यहाँ तो कहानी उल्टी है। आपका पानी उसके अंदर रखा है, पानी में से कुछ हीट निकाल दी उसने तो ठंडा हो गया। पानी का टेम्परेचर सपोज को रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और पानी जो आपने रखा उसको थोड़ी बार ठंडा होने के बाद 20 डिग्री हो गया, अभी भी वो काम किया जा रहा है, अभी भी वो काम किया जा रहा है, कम टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में थ्रो कर रहा है। तो क्या ये सच है, क्या ये सच है? नहीं, उसके पीछे के थोड़ा मैकेनिज्म है, उसका जो स्ट्रक्चर रहता है, जो फ्रीजर बना हुआ था उसके ऊपर काम करता है, वो स्ट्रक्चर हमें फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं, पर सच्चाई यही है आपका टेम्परेचर। अगर कोई कहे कि ये लॉस को डिले मतलब आपका डिनाई कर रहा है, क्या आंसर है नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। अभी भी कहानी वही हो रही है, आपका हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर पर की जा रही है, पीछे के मैकेनिज्म अभी फिलहाल हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए, बाहर जो हीट थ्रो कर रहा है वही आपका आउटपुट है, इनपुट जितनी उसने हीट दी। रेडी पॉइंट? यस सर। और एक चीज समझिए बालक, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, आपको देखिए, आपको जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, आप आउटपुट अपना इनपुट कहते हो, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन कहीं कहीं हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारा
कहीं का हम इस्तेमाल करते हैं सर, ऊपर बाहर जो आउटपुट है आउटपुट को लिख लिया, नीचे वाली जो इनपुट उसको आप लिख लेते हैं आउटपुट प्लस लॉसेस, इस तरह लिख लेते हैं, या जहां भी एक्स्ट्रा खर्चे हुए। और कहीं कहीं आपने देखा है, कहीं कहीं आपने देखा है कि हम इसी एफिशिएंसी को लिख लेते हैं, आउटपुट ना लिख करके हम लिख लेते हैं पावर इनपुट माइनस लॉसेस, है ना, डिवाइड बाय पावर इनपुट। ये हम अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसका रीजन समझिए। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूं आप फ्रिज इस्तेमाल कर रहे हो, फ्रिज इस्तेमाल, दोनों एग्जांपल आपको बहुत अच्छे समझना चाहिए। आप फ्रिज इस्तेमाल कर रहे हो, यहां पर कितनी हीट उसने थ्रो किया वो हमारे लिए कैलकुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट है। बाहर हीट कितनी थ्रो की है ये हमारे लिए कैलकुलेट करना बड़ा ही डिफिकल्ट है। या फिर किसी फैन का एग्जांपल लीजिए, फैन ने कितना मैकेनिकल वर्क किया वो कैलकुलेट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। कितना एयर का रेजिस्टेंस है, कितनी बाहर विंड वगैरह चल रही है, दुनिया भर की चीजें हैं। लेकिन कितनी इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। पावर इनपुट कितनी थी वो कैलकुलेट करना, करंट देख लो, ठीक है, रेटिंग देख लो, करंट देख लो, उसको वोल्टेज देख लो, होगी पावर इनपुट आपकी कैलकुलेट, भाई इतने इनपुट ले रहा है। उसके लॉसेस कैलकुलेट कर लो, अगर लॉसेस जो भी हमें या फिर पता है कितने, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे पावर आउटपुट ना लिख करके पावर इनपुट, आपके लिए आसान है कैलकुलेट करना। तो पावर इनपुट माइनस लॉसेस डिवाइड बाय पावर इनपुट अपॉन इनटू 100% एफिशिएंसी चाहिए तो, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ, दूसरी चीज की बात करता हूं, एग्जांपल यहां पर हमने इनपुट को इस्तेमाल किया, लेकिन मैं बात करूं जनरेटर को, जनरेटर में आपने टरबाइन को रोटेट कराया, ठीक सर, टरबाइन को रोटेट कराया, मैकेनिकल वर्क किया, आउटपुट पर आपको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर के केस में आपने टरबाइन रोटेट कराई और उससे आपकी पूरी आपकी जो टरबाइन है वो रोटेट हो गई, आपको आउटपुट पर कुछ एनर्जी मिल रही है। आपके यहाँ भी करंट और वोल्टेज कैलकुलेट करना, जितना आउटपुट है आउटपुट कैलकुलेट करना यहाँ पर आसान है, इनपुट कैलकुलेट, मैकेनिकल वर्क कैलकुलेट करना, मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करना, पावर कैलकुलेट करना इज नॉट इजी। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे आउटपुट डिवाइड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस, ये फॉर्मूला में इस्तेमाल करेंगे। तो चीजों को कन्वीनियंस के हिसाब से, जो भी कन्वीनियंट रहे उस हिसाब से इस्तेमाल करना। आइए अब हम लेते हैं कुछ क्वेश्चन आपके कार्नोट साइकिल के। कि बेटा इसका आंसर होगा नहीं, इसका क्लेम जो है रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, आपका एफिशिएंसी आपको पता है 1 - T2 अपॉन T1 होता है, और 1 - T2 बाहर का टेम्परेचर कितना है, नहीं बाहर का टेम्परेचर कितना 27 डिग्री सेल्सियस, 27 को आप कैलकुलेट करेंगे तो 300, और 327 का आप कहेंगे कितना हो जाएगा 600, तो कितना आ जाएगा 1 - 1/2 इक्वल टू 0.5। याद रखना इस बात को कि बेटा T1 T2 आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेने हैं, गलती से भी डिग्री सेल्सियस मत लेना। डिग्री सेल्सियस में आपका टेम्परेचर नेगेटिव हो सकता है, बाहर का टेम्परेचर वो धोखे से आपको पॉजिटिव दे सकता है एग्जाम में, और फिर आप बड़े ही खुश हो जाएंगे, अच्छा 1 - का 20/100, सर हमारी एफिशिएंसी 1 से ज्यादा हो गई, मतलब जितनी इनपुट नहीं दी थी उससे ज्यादा आउटपुट मिल गई। ऐसा पाप नहीं कर देना, ठीक है, ओके सर, ऐसा पाप नहीं कर देना है, ठीक है। केल्विन में लिखना है टेम्परेचर। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, चिंटू मिंटू ये कह रहा है, if a Carnot engine whose heat sink is at 27 डिग्री सेल्सियस has an efficiency of 40%, 40% है 27 डिग्री पर। पहले तो यहीं पर टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा टेम्परेचर क्या है इंजन का अंदर का। तो एफिशिएंसी 1 - T2 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू 1 कितनी है 44% है, 44/100, ठीक है बालक, विल बी इक्वल टू 44% है ना, 45/100, 1 - T2 टेम्परेचर कितना है बाहर का 27 मतलब 300 केल्विन डिवाइड बाई T1 नहीं पता सर जी, तो 1 - 44 अपॉन कितना हो जाएगा 44, 56/100 will be equal to 300 upon T1, T1 will come out to be, T1 will come out to be कितना आ रहा है बच्चा 40 ना, सॉरी मैंने 44 को लिख दिया, 40% है सर जी, 40% है, 40% है सर जी, 60 आएगा सॉरी। तो ये आपका हो जाएगा 60/100 इक्वल टू कितना 1 0 से 1 0 2 3 6 और 2 5 10 3/5 इक्वल टू 300 अपॉन T1, तो T1 आपका जाएगा 300 500, T1 विल कम आउट टू 500 केल्विन, ठीक है। हमें ये टेम्परेचर जो है ये फ्यूल जहां बर्न हो रहा है वहां का टेम्परेचर है। अब कितना बढ़ाना है ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है बाई हाउ मच डिग्री शुड बी द टेम्परेचर ऑफ सोर्स बी चेंज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी बाई 10% ऑफ द ओरिजिनल एफिशिएंसी। 10% बढ़ानी है, ओरिजिनल एफिशिएंसी कितनी थी, ओरिजिनल एफिशिएंसी कितनी थी सर 40%, इसका 10% इंक्रीज करना है। समझ में आई बात, ये कर रहे थे हम लोग 10% ऑफ 40% या 40 कितना रहेगा, आप कहेंगे सर कितना 40 का 10% कितना, आप कहेंगे सर जी इतना, T2 4%, मतलब कितनी करनी है एफिशिएंसी, न्यू एफिशिएंसी कितनी
आपको 44% करनी है। समझ में आई बात? हाँ ठीक है सर, समझ में आ गई। तो बेटा 44% के लिए 44 अपॉन 100 विल बी इक्वल टू 1 माइनस T2 तो आपका 300 ही रहने वाला, नीचे आपका T कितना, जो भी आपका नया टेम्परेचर रहेगा T1 मान लें इसको, तो इसको कट्टम पुट्टा कैलकुलेट कीजिए। तो कितना जाएगा, लगभग आपके T1 की जो वैल्यू आएगी लगभग 535 के आसपास आएगी। ठीक है, 535 के पास आसपास आएगी। नहीं भरोसा तो मैं इसको हल्का सा कैलकुलेट कर देता हूँ। 300 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू 56 अपॉन 100 हो जाएगा। हाँ ठीक है सर जी, तो 50 तो T1 will come out to be 300 into 100 upon 56. It will come out to be 56 ना, ऐसा अगर मैं इसको 50 ले लूँ, उससे थोड़ा सा फिर आपको वैल्यूज को क्या कर लेना, थोड़ी छोटी वैल्यूज ले लेना। तो 50 गुनी 100, 600 से थोड़ी कम 535 है एग्जैक्ट वैल्यू जाएगी। मैंने काफी ज्यादा एग्जांपल लिया, 556 है तो 536, 535 535। इसने पूछा चेंज कितना करना है, हाउ मच डिग्री शुड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बी चेंज्ड, चेंज कितना करना है। तो कितना चेंज हुआ, पहले आपका 500 था, अब कितना हो गया 535 हो गया। 535 माइनस 500 कितना होगा, 35 केल्विन। चेंज कितना 35 बिफोर डेल्ही। क्लियर है? मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है। तो B4 डेल्ही इज द करेक्ट आंसर। ठीक।